हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का नो योर स्टॉक सीरीज़ के अगले पार्ट में। आज का स्टॉक बहुत ही खास है, इन्वेस्टर्स का पसंदीदा चहेता और हमेशा से पसंद किया जाने वाला एक स्टॉक जो आजकल सबकी निगाहों में गिर चुका है। बट ऐसा क्या हुआ, क्यों ये स्टॉक इतना पसंदीदा से आजकल अपने 52 वीक के लो के आसपास है? इस एपिसोड में हम लोग यही जानेंगे और जानेंगे क्या इसका फ्यूचर पोटेंशियल है। तो स्टॉक का नाम है HDFC बैंक। सबका पसंदीदा ये स्टॉक पिछले एक साल में 20% के डिस्काउंट पे चल रहा है। आखिर हुआ क्या है इस स्टॉक में ऐसा? जब से इसकी मर्जर की न्यूज़ आई और जब से इसका मर्जर सक्सेसफुली डन हुआ है, इसका मर्जर डन हुआ है सक्सेसफुली जुलाई के महीने में 2023 में। उसके बाद से स्टॉक लगातार ही नीचे जा रहा है। बट इतने अच्छे बैंक, इतना अच्छा बिजनेस, एवरीथिंग सेट अपार्ट, बट क्यों हो रहा है ऐसा? इस वीडियो का मेन मोटो यही है हम लोग को समझना कि HDFC बैंक के साथ क्या गलत हो गया। मर्जर की बात, ये स्टॉक दुनिया का 6th लार्जेस्ट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन बन गया था। बट जस्ट आफ्टर द मर्जर ये स्टॉक गिरते गिरते जब से 20% गिरा है तो अपनी $169 बिलियन की मार्केट कैप को खोते खोते आज अराउंड 130 के वैल्यूएशन के आसपास है। इस समय HDFC बैंक दुनिया का 99th मोस्ट वैल्यूड कंपनी है और आज ये टॉप 10 से बट बाहर है। नंबर ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री के टॉप स्टॉक्स में आज ये वर्ल्ड के टॉप 10 में नहीं आता है। इस मर्जर की डेप्थ हम लोग को समझने के लिए समझना पड़ेगा कि HDFC बैंक वन ऑफ द वेरी फ्यू इंस्टीट्यूशन है जो कि एक सब्सिडरी होते हुए अपने पेरेंट को ही एक्वायर कर लिया। इसका एनालॉजी देखने आप समझिए कि आपका बेटा इतना ज़्यादा बड़ा और सक्सेसफुल हो गया है कि वो आज आपको भी संभाल सकता है, और इसलिए HDFC बैंक ने अपने अंदर अपने पैरेट को मिला दिया। ये $14 बिलियन का ऑल स्टॉक डील था जिसमें HDFC बैंक ने कम्प्लीटली एक्वायर कर लिया HDFC लिमिटेड को। इस मर्जर के बाद क्या हुआ था कि हर एक HDFC बैंक के शेयर होल्डर को जिनके पास 42 शेयर्स थे HDFC बैंक के, उनको 25 शेयर्स मिलेंगे HDFC बैंक के। और 13 जुलाई 2023 को HDFC का शेयर ट्रेड होना बंद हो जाएगा और HDFC बैंक के अंदर मर्ज हो जाएगा। इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक और लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर होम लोन इंस्टीट्यूशन दोनों मर्ज हो रहे थे, तो कुछ तो खास होगा इस डील में। और इस डील का मेन मोटो जो था वो था HDFC लिमिटेड को चीप रेट पे फंड्स दिलाना, क्योंकि HDFC बैंक के पास कस्टमर डिपॉजिट्स आते थे जबकि HDFC लिमिटेड के पास नहीं आते थे। जैसे ही HDFC लिमिटेड को ये सस्ते, चीप, टिकाऊ कस्टमर डिपॉजिट्स मिलते हैं तो वो और अच्छे से एग्रेसिवली अपने आप को लेंड कर सकता है। इसमें एक और पार्ट था कि क्रॉस सेगमेंट सेलिंग। अगर एक बंदा HDFC बैंक का कस्टमर बनता है तो वो वहीं से वो दूसरा HDFC लिमिटेड के लिए भी वो एक कस्टमर बन सकता है। किसी ने अगर पर्सनल लोन लिया तो उसको हम होम लोन सेल कर सकते हैं, किसी ने होम लोन लिया तो उसको हम पर्सनल लोन सेल कर सकते हैं। इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है और इसी मेन चीज़ का बेनिफिट उठाने के लिए HDFC बैंक ने मर्जर किया था। HDFC बैंक जो कि ट्रेडिशनली बाकी सारे बैंक से बहुत ज़्यादा अच्छे प्रीमियम पे बिकता है, इसका जो पी रेशियो होता है वो इन्वेस्टर्स उसको काफ़ी हाई देते हैं क्योंकि इट्स एब्सोल्यूट ओवर परफॉर्मेंस ओवर एवरी सिंगल बैंकिंग स्टॉक। तो इसलिए इसका बाकी सारे प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर बैंक से इसका पी रेशियो काफ़ी अच्छा इसको मिलता था, जो कि एक दो साल पहले तक 30 के आसपास का पी इसको मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 16 फरवरी 2021 के आसपास के इस रेंज में इसका ट्रेडिशनल जो पी रहा है वो 30 के आसपास का रहा है, 30। बट आज के दिन इसका हालत ऐसा हो गया कि ये 19 के पी में मिल रहा है। लगभग 25% से ज़्यादा का इसका पी कंप्रेशन हो चुका है। और जहाँ पहले सारे बैंक्स HDFC से सस्ते में मिलते थे, आज क्या हुआ है कि HDFC बाकियों से सस्ते में मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑन एन एवरेज जो है HDFC बैंक का सबके साथ एक पार पे आ चुका है कि HDFC बैंक में जैसे कोई वैल्यू ही नहीं रह गई। अब हमको एक और पॉइंट समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इन्वेस्टर्स बेवकूफ़ तो है नहीं कि वो इसका स्टॉक प्राइस और पी गिराते जाएंगे। मेनली क्या हो रहा है कि पहले HDFC बैंक एक लौता प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था जो कि बहुत ही बेहतरीन एग्जीक्यूशन के साथ आदित्य पुरी के गाइडेंस में ही बहुत ही अच्छा काम कर रहा था। बट जैसे जैसे ये छोटे छोटे बैंक्स आते गए हैं, इनके आने से क्या हुआ है कि सारे बैंक्स ही हाईली एफिशिएंट वेज में अपना काम कर रहे हैं एंड इवन द PSU सेक्टर इज़ रिफॉर्म्ड ओवरऑल।
तो जैसे जैसे PSU सेक्टर भी अपने आप को टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन की तरफ ले जाता है, वैसे वैसे HDFC बैंक का मार्केट शेयर भी कुछ हद तक वो ले रहा है। मेन प्रॉब्लम कहाँ आई HDFC बैंक? 2023 के थर्ड क्वार्टर में जिसका जब रिजल्ट आया तो HDFC बैंक का ADR लगभग 9% गिरा और 15% 2 दिन के अंदर गिर गया। तो ऐसा क्या खराब था इस रिजल्ट में? तो मेनली था कि इसका जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो होता है वो 110 पे आया, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो भी 110 पे आया। इसका मतलब है कि जितना वो क्रेडिट दे रहा है उससे कम वो डिपॉजिट ले रहा है 110% का। तो ये आप इनहेरेंटली समझ पा रहे हैं कि इसमें रिस्क बढ़ रही है। क्रेडिट कॉस्ट जो कि HDFC बैंक को का जो एक मेन पॉइंट था कि बहुत सस्ते रेट पे ये पैसा उठा लेता था इन्वेस्टर से नहीं, डिपॉजिटर से। अगर कोई छोटा बैंक आपको FD का रिटर्न दे रहा है 7% 6%, तो HDFC बैंक 5% देता था। और इन जो भी डिपॉजिटर्स है दे वे आर वेरी हैप्पी टू गिव मनी टू HDFC बैंक, क्योंकि उनका इतना अच्छा ट्रस्ट बिल्डअप हो गया था। दूसरा जो प्रॉब्लम है कि RBI का एक न्यू रूल आया है हायर कैपिटल कंजम्पशन का। उसके कारण HDFC बैंक अगर पहले कोई काम 1 रुपये के कैपिटल में करता था तो आज उसको 1 रुपये से ज़्यादा का कैपिटल लग रहा है। पहली बार इस रिजल्ट में हमने देखा कि एक डिकेड के अंदर पहली बार जो ईयर ऑन ईयर EPS है, अर्निंग पर शेयर, वो गिरा है। तो इस आप समझ सकते हैं जिस स्टॉक से एक्सपेक्टेशन 100 की हो, अगर वो स्टॉक 99 में लाता है तो एवरीबडी इज डिसअपॉइंटेड। इवन जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, मतलब अगर उसने डिपॉजिटर से पैसा लिया 5% पे और दिया 7% पे, तो 2% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है। तो इन सभी ओवरऑल एक कंसेंसस बन गया ब्रोकरेजेस में और एंड एवरीवेयर कि जो HDFC बैंक का बेस्ट था नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो अब बिहाइंड हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऑन एन एवरेज था 4% के आसपास। आप अगर 5 साल का एवरेज देखेंगे तो 3.82 था। आज ये गिर के अगर पिछले 1 साल का देखें तो 3.76 हो चुका है। आपको लग रहा होगा कि ये तो बस 0 पॉइंट कुछ डेसिमल्स का खेल है, बट एट अ स्केल एज लार्ज एज HDFC बैंक एंड एट अ स्केल इतना डेप्थ, इतना वॉल्यूम के साथ, ये कुछ डेसिमल पॉइंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। और यहाँ मेन बात है सेंटिमेंट्स का। एक बार सेंटिमेंट बिगड़ा तो प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन क्या सब कुछ ख़राब है Q3 के रिजल्ट में? मुझे नहीं लगता। जो इसका नेट NPA नंबर है वो भी थोड़ा कम आया है। पिछले 5 साल का एवरेज NPA जो था 0.35% था, आज ये गिर के 0.27% हो गया है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि HDFC बैंक में जो डाउन साइड रिस्क है वो काफ़ी कम होता है और वाई इट इज़ अ गुड पिक इन 2024। तो मेरा जो मानना है उसका गुड पिक, उसका रीज़न कुछ है। जैसे इसका NPA नंबर कम हो गया, आगे आने वाले टाइम में US फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट काटेगा तो एवरी सिंगल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन विल बेनिफिट आउट ऑफ इट, नॉट जस्ट HDFC बैंक बट एवरी विल बेनिफिट। HDFC बैंक मतलब हिस्टोरिक कंपाउंडर रहा है जो अपनी वेल्थ को और अपने इन्वेस्टर्स की वेल्थ को बढ़ाने में। ये पिछले 11-12 साल के जर्नी में पहली बार हुआ है कि HDFC बैंक ने ओवरऑल निगेटिव रिटर्न दिया है। इवन कोविड के टाइम भी इसने 10% का रिटर्न दे ही दिया था साल भर में। तो लास्ट टाइम जब HDFC बैंक ने निगेटिव रिटर्न दिया था ईयर ऑन ईयर, दैट वाज इन 2013, और आज 2024 में ये रिटर्न दिया है -18% का। तो इस बीच में अगर हम हिस्टोरिकल ट्रेंड से चलें तो देख सकते हैं कि 2013 के एक ईयर के नेगेटिव रिटर्न के बाद HDFC ने सिंगल हैंडेडली बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया है। तो अगर हम इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो समझते हैं कि जो भी प्राइस इन होना था स्टॉक के वैल्यू में, जो भी उसकी खराबियाँ थी, जो भी एक्सपेक्टेशन मीटअप नहीं हो पा रही थी, उन सभी चीज़ों को इन्वेस्टर्स ने इस प्राइस में डिस्काउंट कर लिया है। तो आई डोंट थिंक कि इसमें बहुत ज़्यादा डाउन साइड रिस्क बचता है, इसलिए ये 2024 के लिए वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है। अब हम लोग समझते हैं कि गाइडेंस क्या कहता है Q3 का, और वाई you should, or I can't recommend because I'm not a SEBI registered analyst, but आप क्यों देख सकते हो एक बार HDFC बैंक का जो ओवरऑल मार्केट शेयर है इन होल ऑफ बैंकिंग सेक्टर वो लगभग 10% के आसपास पहुंच गया। 10% इज़ अ ह्यूज नंबर, बट इस ह्यूमंगस नंबर पे भी अगर कोई बैंक 16 से 18% का गाइडेंस दे पा रहा है तो वो बहुत ही अप्रिशिएबल है और बहुत ही अच्छी बात है कि इस
हाई स्केल में इतना अच्छा ग्रोथ कर सकता है। HDFC बैंक वन ऑफ द फ्यू बैंक्स है जो कि मतलब दैट कैन नॉट फेल। RBI की एक लिस्ट आती है बैंक्स जो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स होते हैं, उनमें भी शामिल है। तो अगर ये बैंक्स फेल होते हैं तो ओवरऑल इंडिया को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इन बैंक्स में एक नेक्स्ट लेवल सेफ्टी भी प्रोवाइड की जाती है। उस सेफ्टी को मेंटेन करने के बाद भी अगर वो 16 से 20% का ईयर ऑन ईयर गाइडेंस दे सकता है तो दैट इज़ वेरी गुड, और इन HDFC बैंक ने ये दिया भी है। जो HDFC बैंक का कासा मिक्स है वो 39-40% है ओवर द नेक्स्ट 18 to 24 मंथ्स, जो कि ठीक ठाक माना जाता है। HDFC बैंक ने अभी इस क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर जिसमें हम ख़राब रिजल्ट की बात कर रहे हैं, उसमें 150 ब्रांचेस ऐड की है। और HDFC बैंक की सिर्फ ब्रांचेस से नहीं मतलब होता है, HDFC बैंक बहुत ही डिजिटल और बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड तरीके से अपने लोन्स और जो भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन है उसको एग्जीक्यूट करती है। बट ऑन ग्राउंड प्रेजेंस मैटर्स अ लॉट। तो आज के दिन 8091 ब्रांचेस हो गई हैं HDFC बैंक की इंडिया में अप टिल Q3 2024। अब कुछ हम जानते हैं कि क्या स्ट्रेंथ्स और क्यों लगता है HDFC बैंक इज़ अ गुड बाय नाउ। जो स्टॉक 1700-1800 के रेंज में और 30 के पी पे बिकता था ऑन एन एवरेज और इन्वेस्टर्स वे आर लविंग इट, आज अगर वो स्टॉक 1400 के आसपास ट्रेड करने में भी मुश्किलात फेस कर रहा है और 2019-18 के पी पे ट्रेड कर रहा है, तो वाई वी शुड नॉट बाई, वाई वी शुड हेजिटेट। इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग कुछ फैक्ट्स को देखते हैं कि क्या स्ट्रेंथ्स है एक्चुअली, क्यों HDFC बैंक को हमको देखना चाहिए। हमको देखना है कि इसका जो ROA है 1.93, ये बहुत ही अच्छा रिटर्न ऑन एसेट है जो कि ये बैंक कमांड करता है। इवन जो ROE है वो उसका लास्ट 3 साल का 16.76% है। और जो इवन नेट इंटरेस्ट मार्जिन है जिसको हमने देखा कि ये थोड़ा कम हुआ है, बट कंपेयर टू अदर बैंक्स ये डिसेंट है 3.74। और जो नेट NPA है वो भी काफ़ी कम हुआ है और वो कम 0.27 के आसपास था। और जो कासा रेशियो था वो 44%, मतलब करंट अकाउंट टू सेविंग अकाउंट रेशियो जो है वो 44% है। क्योंकि करंट अकाउंट पे इनको कोई किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट या डिपॉजिट इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, दैट मनी इज़ टोटली फ्री। HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड का जो सेक्टर है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आगे है। और लगभग सिर्फ इस क्वार्टर में, Q3 2024 में इन्होंने 1.6 मिलियन नए क्रेडिट कार्ड्स इशू किए हैं, जो कि टोटल इनके क्रेडिट कार्ड की टैली हो जाता है 19.9 मिलियन। इसमें हमें समझना पड़ेगा 19.9 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स HDFC बैंक ने अभी तक डिस्ट्रीब्यूट किए, जो कि बहुत ही बेहतरीन फिगर है। और 4.5 मिलियन पेमेंट एक्सेप्टेंस पॉइंट है, मतलब जो आसपास आप लोग देखते होंगे POS मशीन और ये सब, 4.8 मिलियन जगहों पे आज HDFC बैंक के कार्ड्स को एक्सेप्ट किया जाता है इन इंडिया एंड एल्सवेयर। हमको देखना पड़ेगा कि इतना सब होने के बावजूद आज कम हुआ है बहुत ज़्यादा HDFC का शेयर प्राइस, बट FIIs का, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, ये ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक रहा है। चाहे जो हो जाए, FIIs इतनी ज़्यादा सेलिंग कर रहे हैं आज इंडियन मार्केट में, बट उनका स्टेक जो है वो HDFC बैंक में मोर और लेस वहीं बरकरार रहा है। आज HDFC बैंक का 52% FIIs होल्ड करते हैं, 30% DIIs होल्ड करते हैं और जस्ट 16% पब्लिक होल्ड करती है। प्रमोटर्स इसमें ना के बराबर हैं। तो आप समझिए एक बैंकिंग स्टॉक इसमें प्रमोटर रिस्क ही नहीं है, क्योंकि इसमें प्रमोटर है ही नहीं। तो ये कितना अच्छी बात है। अगर हम FII और DII को मिला देते हैं, ये वन ऑफ द वेरी रेयर स्टॉक्स में आता है जिसमें 80% से ज़्यादा की इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है। 83% से ज़्यादा का इसमें जो होल्डिंग है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स करते हैं और 53% के आसपास FIIs होल्ड करते हैं। पिछले क्वार्टर में जब पूरा FII ने सेल किया इंडियन मार्केट्स में, बट HDFC बैंक में होल्डिंग अपनी बढ़ाई है। तो क्या ये 19 के पी रेशियो, 2.56 के PME रेशियो और 1.3 के डिविडेंड यील्ड पे बिकने वाला HDFC बैंक का स्टॉक क्या 2024 में आपके फॉर्च्यून्स चेंज करेगा? आई डोंट थिंक कि फॉर्च्यून चेंज करेगा, बट इट विल गिव अ डिसेंट रिटर्न वन कंपेयर टू इंडियन मार्केट्स अदर स्टॉक। क्यों? क्योंकि एक तो मैंने जैसे पहले बताया कि फेडरल रिजर्व US का इंटरेस्ट रेट कट करेगा, देन RBI हैज़ टू कट द इंटरेस्ट रेट। उसका बेनिफिट HDFC बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डायरेक्टली मिलेगा। प्लस जो HDFC बैंक की ये एक साल की गिरावट है अराउंड 20% की, इसको भी अगर फैक्टर इन किया जाए तो ऑन एन एवरेज
अबव पार रिटर्न देने का ये कंटिजेंसी रखता है। और भी प्लस पॉइंट्स आते हैं, जैसे HDFC बैंक को RBI की तरफ से परमिशन मिल गई है कि HDFC क्रेडिला, जो कि उनका हायर एजुकेशन लोन डिसबर्सल सर्विस है, उसमें अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको सेल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो उनका फंसा हुआ पैसा था, वॉट एवर ब्लॉक मनी दे हैड इन HDFC क्रेडिला, दे कैन लिक्विडेट इट। और जब वो लिक्विडेट करके लाएंगे तो उसको अपने जो बिज़नेस है, जो प्राइमरली बिजनेस है उनका लेंडिंग का, उसमें उस पैसे को और यूज़ कर पाएंगे। तो ये HDFC बैंक के रेशियोज़ एंड बैलेंस शीट हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव करेगा। अब हम लोग देखते हैं कि एनालिस्ट क्या कह रहे हैं। तो मॉर्गन स्टैनली ने अभी HDFC बैंक पे ओवरवेट का कॉल दिया और टारगेट दिया अराउंड 2100 के आसपास का। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा मार्जिन है। आज ये 1400 पे बिकने वाला स्टॉक अगर 2100 पे पहुँचता है तो दैट इज़ अराउंड मोर देन 700 रुपीज़, मोर देन 50%, नियरली 50%। दूसरे ब्रोकरेज फर्म जैसे प्रभुदास लीलाधर और ये लोग भी 40% के आसपास का अपसाइड दिए है। तो ये आपको समझना है कि इवेंचुअली आपको करना है। हमने ये पूरा समझा डिटेल में कि HDFC बैंक के साथ हुआ क्यों, क्या हुआ, क्यों ये स्टॉक गिरा, मर्जर के कारण गिरा या जिसमें कारण गिरा, बट वाई इट इज़ अ गुड बाई एंड आई थिंक इट इज़ अ गुड बाई। द डिसीजन रेस्ट्स अपॉन यू। और अगर आप लोग को ऐसे इंटरेस्टिंग एनालिसिस और स्टॉक आइडियाज़ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन द नेम ऑफ द स्टॉक in the comment section and we will try to take this in the next video. Thank you.